तो आज ब्रायोफाइट्स के गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की तो आपको मालूम होगा कि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो एक गेमेटोफाइट कंडीशन है। गेमेटोफाइट आप क्लियरली जानते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं टोटल क्रोमोसोम n नंबर 23 हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में, तो 46 टोटल डिप्लॉयड में होते हैं। तो गेमेटोफाइट में 23। इन केस ऑफ प्लांट्स कंडीशन सेम होती है क्योंकि सारे जीवधारी एक से ही हैं, बस उनके प्लांट और एनिमल होने का डिफरेंस रहता है। फिलहाल गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो ये एक डोमिनेंट फेज़ है। डोमिनेंट का मतलब एक लंबे टाइम तक ब्रायोफाइट्स में जो है गेमेटोफाइट कंडीशन ही रहती है, यानी मुख्य पौधा जो है वो गेमेटोफाइट स्टेज का होता है। इसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब इसका स्पोरोफाइट बनेगा तो उसमें जस्ट डबल क्रोमोसोम हो जाएगा, इनको हम डिप्लॉयड 2n बोलेंगे। बीजाणु के अंकुरण यानी स्पोर के जर्मिनेशन से इसका डेवलपमेंट होता है। ये स्पोर हैप्लॉइड स्पोर होता है जो स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के बाद मियोसिस से बनकर आता है। चिरस्थायी और स्वतंत्र यानी कि लॉन्ग टाइम तक ये कंडीशन इसकी ये वाली पाई जाती है। कौन सी? गेमेटोफाइट वाली, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली। अच्छा, ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसकी ग्रीन लिप्स होती हैं, इनसे फोटोसिंथेसिस होती है, तो प्रकाश संश्लेषण करने का काम भी ये करता है। अब गेमेटोफाइट की भी बात करें तो गेमेटोफाइट थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है और लीफी गेमेटोफाइट भी होता है। थैलॉइड स्ट्रक्चर ये एक थैलस की तरह संरचना होती है जो कि रिक्सिया मार्केशिया में पाई जाती है। रिक्सिया मार्केशिया में केवल थैलस ही थैलस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बट लीफी गेमेटोफाइट मॉस यानी फ्यूनेरिया में मिलता है। फ्यूनेरिया आपको मालूम होगा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, 3 तरीके की कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। ये अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर देखिए फ्यूनेरिया, इसमें इस कंडीशन में आप देख रहे हैं लीफ इसमें दिख रही है। अभी इसमें कैप्सूल नहीं दिखाया है, वो फर्दर डेवलपमेंट से दिखाई पड़ता है। देन अब इसकी बात करते हैं हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की, बाहर से देखने में ये कैसा लगता है। तो गेमेटोफाइट कैसा होता है? बहुत ही टेंडर होता है, ग्रीन कलर का, छोटा सा नरम। इसमें रियल न तो रूट मिलती है, जड़ नहीं होगी, तना नहीं होगा, पत्तियाँ नहीं होगी। क्या पाया जाता है? जनरली इन केस ऑफ मार्केशिया रिक्सिया थैलस मिलेगा। और जो फ्यूनेरिया की भी बात करते हैं तो रियल रूट नहीं मिलती है, रियल तना नहीं मिलता है, तो वास्तविक कंडीशन इसमें नहीं मिलती है। ये सब चीज़ें मॉडिफाइड रूप में मिलती हैं। जैसे जड़ जो होगी वो राइजोइड के रूप में मिलेगी, स्टेम लाइक एक्सिस मिलेगा, देखने पर लगेगा कि स्टेम है, और बाकी में तना वो नहीं होगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती की तरह संरचना दिखेगी लेकिन वास्तव में पत्ती नहीं होगी। जैसे कि मालूम है तने में जो कि वेस्कुलर बंडल होता है, संवहन पूल, वो इनमें नहीं मिलता है क्योंकि स्टीलर सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है, वो टेरिडोफाइट से स्टार्ट होता है। राइजोइड्स की संरचना कैसी होगी? तो जड़ के समान संरचना है, इसीलिए इसको हम राइजोइड को कि जड़ के समान मान लेते हैं, क्योंकि ये वो काम करता है कुछ जो कि जड़ करती है, जो पौधे को सबस्ट्रेटम पर चिपकने में मदद करती है। जड़ जो है पौधे को, पेड़ को खड़ा रखती है, तो ऐसे ही ये भी सबस्ट्रेटम से चिपका के रखता है। सोशल एब्जॉर्प्शन में ये मदद करती है, जैसे पानी को एब्जॉर्ब करता है पौधा, इसी तरह से ये भी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। किसकी हेल्प से? यस, राइजोइड की हेल्प से। स्ट्रक्चर राइजोइड कैसा मिलता है? रिक्सिया, सिंपलेस्ट टाइप रिक्सिया में यूनिसेलुलर और स्मूथ यानी कि सिंगल सेल्ड का होता है। मार्केशिया में स्मूथ वॉल्ड होता है और उसमें भी यूनिसेलुलर ही मिलता है। मॉस यानी फ्यूनेरिया मल्टी सेलुलर, और इसमें ऑब्लिक सेप्टा मिलता है। ऑब्लिक मतलब तिरछा सेप्टा, ठीक है। एंड रफ सरफेस कैसी होती है? रफ रहेगी, यानी खुरदरी सरफेस इसमें मिलती है। तो ये थी बात राइजोइड के बारे में। डायग्राम आप देख लीजिए। गेमेटोफाइट थैलस होता है, रिक्सिया का थैलस कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये थैलॉइड गेमेटोफाइट हो गया। और लीफी गेमेटोफाइट अगर देखें फ्यूनेरिया का तो इस तरीके का दिखेगा, जिसमें कि लीफ और स्टेम लाइक
स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट, यानी अंदर से गैमेटोफाइट देखने पर कैसा लगता है। तो इस टॉपिक पर आते हैं। गैमेटोफाइट का शरीर जो होता है डॉर्सिवेंट्रल यानी कि द्विपार्श्वीय होता है। ऊपरी भाग में क्लोरोफिल युक्त फोटोसिंथेटिक सेल्स मिलती हैं, ऊपरी भाग में होंगी, जिनमें कि क्लोरोफिल मिलेगा, फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगी बाहर से देखने पर, इसीलिए ग्रीन दिखेगा। बीच का भाग जो होता है पेरेन्काइमा का बना होता है, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। आपने अगर टिश्यू पढ़े हैं, ध्यान है आपको, तो पेरेन्काइमा जनरली क्या करते हैं, कई सारे काम होते हैं और फूड का स्टोरेज भी करते हैं। वैसे तो जो एक्चुअल पेरेन्काइमा है वो हमारा वैस्कुलर सिस्टम में देखने को मिलेगा और वहाँ ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन होगी, बट यहाँ पर भी पेरेन्काइमा होता है और ये भोजन को संग्रहित यानी कि फूड स्टोरेज का काम करता है। इसमें अगर निचले हिस्से में देखें तो यहाँ पे राइजोइड्स यानी मूलाभास या जड़ाभास कहलाते हैं, ये पाए जाते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होंगे। मल्टीसेलुलर आपको मालूम है, किसी मॉस के केस में मल्टीसेलुलर रहेंगे। कुछ कोशिकाएँ जो होती हैं वो स्केल्स पपड़ी जैसे वेंट्रल साइड पर पाई जाती हैं, जैसे कि मार्केंशिया में। बाकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमेटोफाइट में कैसे होगा, देखो जितना सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फर्दर डेवलपमेंट के साथ कम होता चला जाता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्शुअल पार्ट जो होते हैं वो स्लोली इंक्रीज होते चले जाते हैं। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन गैमेटोफाइट कौन सी प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन यानी कि टुकड़े टूटते हैं और वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकते हैं। जीमा कप यानी जिमी बनती हैं, मार्केंशिया, क्यारा आदि विशेष कप शेप्ड संरचना जीमा कप में जिमी बनते हैं। तो ये क्यारा तो एल्गी में है, हम यहाँ पे मार्केंशिया और एक्सिया की बात करेंगे। वो जीमा बाद में टूट के एक नया पौधा बना देते हैं। ट्यूबर, कुछ लिवरवर्ट्स जैसे पोरेला में ट्यूबर बनते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के बाद एक नया पौधा बना देते हैं। जब एडवर्स कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तब ये एक नया पौधा बनाने की क्षमता रखते हैं। ट्यूबर आपको मालूम होगा, वैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हायर प्लांट्स में भी हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन गैमेटोफाइट। देखिए गैमेटोफाइट है, सिंपल टाइप का है, थैलस टाइप का स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलते हैं, तो उनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। ये विशेष जननांग होंगे, उनके द्वारा होगा। ये जननांग बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, एक तो एंथ्रीडियम कहलाएगा, एक आर्चिगोनियम कहलाएगा। ये एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम स्टार्ट होते हैं आपके एल्गी से और ब्रायो मिलने को टेरेडो में भी मिलते हैं, और लास्ट में जाके ये जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलते हैं। बट इसका धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, रिड्यूस होते चले जाते हैं। वहाँ पर अदर टाइप के सेक्स ऑर्गन्स फिर डेवलप होने लगते हैं। अब हम यहाँ पे एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम की तुलना कर लें। एंथ्रीडियम जो नर जननांग होता है, इसकी संरचना की बात करें तो ये राउंड शेप गोलाकार होता है, कप शेप, कप की तरह गोलाकार, इसे उल्टा कप रखा हुआ है। अब से स्ट्रक्चर देखिए। एंड्रोगोनियल सेल्स में स्पर्म मदर सेल्स बनते हैं। इसमें जो कुछ सेल्स की बात करें, सबसे बाहर की तरफ जैकेट होगी, जैकेट सेल्स, जैकेट लेयर, फिर एंड्रोगोनियल लेयर। ये एंड्रोगोनियल हैं, ये ही इसकी सेक्स सेल्स हैं। स्पर्म मदर सेल, जैसे कि स्पर्म बनेगा, और जो स्पर्म बन के आए वो एंथ्रेजोइड्स। आप देखिए ये ऊपर से नीचे के लिए स्पर्म बन के आ रहे हैं, यानी एंड्रोगोनियल सेल से स्पर्म मदर सेल्स बनती हैं, फिर एंथ्रेजोइड यानी कि स्पर्म्स बन के आते हैं। ये एंड्रोगोनियल सेल से स्पर्म मदर सेल बनती हैं। स्पर्म एंथ्रेजोइड बहुकोश कशाविक यानी मल्टीफ्लैजेलर और गतिशील, यानी कि ये जो स्पर्म बनेंगे इनमें मल्टी सीलिया, एक सीलिया नहीं कई सारे सीलिया इसमें होंगे। अगर हम बात करें फीमेल पार्ट की, तो उसमें देखिए आर्चिगोनिया मादा जननांग, इसमें नेक होती है, नेक कैनाल सेल्स उसके बाद होंगे, और वेंट्रल कैनाल सेल्स होंगे, एग होगा, और नीचे सबसे नीचे वेंटर नीचे की साइड में है। फ्लास्क शेप संरचना होती है इसकी, फ्लास्क तरह दिखता है। नेक लंबी और 4 से 6 पंक्ति तक होती है और कैनाल सेल से बनी होती है। इसको बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स, NCC। परीक्षा में कई बार NCC करके भी पूछ लेता है, तो आप समझ लीजिएगा। एग ऊस्फेयर
वेंट्रल भाग में स्थित होता है। तो एग कहाँ पर है, आप देखिए पूरे स्ट्रक्चर को देखिए तो ये नीचे की तरफ वेंट्रल पार्ट में एग रहेगा। सो ये संरचना, हम इसके सेक्स ऑर्गन्स की करी हमने बात अभी। बात करेंगे निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की। एंथ्रेजोइड ये पानी की उपस्थिति में तैरकर आर्चिगोनिया के नेक कैनाल सेल के एग तक पहुंचता है और निषेचन करता है। जायगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 2n बनाता है और जो कि आगे चलकर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा पानी की उपस्थिति ज़रूरी होती है, ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसका नोट करके रखिएगा। जी, अब बात करते हैं स्पोरोफाइट की। गेमेटोफाइट में हमने देखा गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर की बात करी, मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसे दिखती है, उसकी रूट्स वगैरह की बात करी जो राइजोइड टाइप की होती हैं, थैलस की बात की, और उसमें असेक्सुअल यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की बात की। और फाइनली उनमें हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन के आता है। एंथ्रेजोइड और जो एग आपने देखा था कि आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया, उसमें 2 स्ट्रक्चर थे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन के आया, जाइगोट बाद में स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट, पहले इंट्रोडक्शन इसका देख लीजिए। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हमने पहले ही बात करी थी, जाइगोट से बन के आया है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट सदैव गेमेटोफाइट पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट रहता है और स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता। मतलब कि अगर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी जो है वो आपको पता है गेमेटोफाइट होती है, उसी के ऊपर स्पोरोफाइट लगेगा। अगर हम बात करें इन केस ऑफ फिनेरिया, कैप्सूल ऊपर होगा और ये लीफी स्ट्रक्चर इस तरीके का नीचे की तरफ रहेगा। ये लीफी स्ट्रक्चर आपका ये कैसा होगा, गेमेटोफाइट होगा, और जो ऊपर लगा है स्पोरोफाइट वो तो आप देख रहे हैं टॉप पर है ही। तो स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंड है। स्टार्टिंग में गेमेटोफाइट ही बनकर आता है, लॉन्ग लास्टिंग गेमेटोफाइट ही होता है। ये मॉस के केस में बता रहे हैं, मॉस यानी फिनेरिया के केस में। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट सदैव गेमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। ये अल्पजीवी शॉर्ट लिव्ड होता है, कम टाइम के लिए रहेगा, जबकि गेमेटोफाइट लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। स्पोरोफाइट का शरीर साधारणतः 3 भागों में बटा होता है। अब स्पोरोफाइट के शरीर की बात कीजिए। स्पोरोफाइट में फूड, सीटा, कैप्सूल 3 चीज़ें मिलेंगी। फूड पादिप का नीचे की तरफ होता है, ये गेमेटोफाइट के ऊतकों में धंसा रहता है। इसका कार्य एब्जॉर्प्शन और एंकरेज। एंकरेज का मतलब ये जोड़ के रखता है, चिपका के रखता है, अटैचमेंट देता है। सीटा तंतु, ये लंबा पतला बेलनाकार डंठल जैसी वायु है जो कि कैप्सूल को ऊपर उठाकर प्रकाश में वायु में रखने में सहायक है। ये कैप्सूल को ऊपर लेके जाता है, ज़मीन से ऊपर ले जाएगा और एक तने की तरह देखने में लगता है। तीसरा कैप्सूल कोश, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट है। इसके भीतर स्पोरेंजिया में मेयोसिस द्वारा स्पोर बनते हैं। इसमें जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड कंडीशन में होती हैं, उनमें मेयोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो वो स्पोर जो उसके बनकर आते हैं उनका फिर जर्मिनेशन होता है फर्दर, और जर्मिनेशन के बाद क्या बनकर आएगा, एक गेमेटोफाइट, क्योंकि स्पोर मेयोसिस के बाद हैप्लॉइड हो जाते हैं और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गेमेट स्ट्रक्चर कहलाता है। उसी से गेमेटोफाइट का डेवलप। अब स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को भी देख लें हम, कैसा दिखता है स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट कैप्सूल देखिए टॉप पर दिख रहा है सबसे ऊपर, कैप्सूल, सीटा और फूड। संरचना देख लीजिए ये किस तरीके से है। नीचे इसमें राइजोइड्स भी आपको दिख रहे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो मूलाभास की तरह संरचना है, मूलाभास बोलते हैं, जड़ की तरह संरचना है। और लीफी गेमेटोफाइट भी इसमें दिख रहा है, यानी गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर लीफी है। बाकी स्पोरोफाइट में 3 पार्ट आपने देखे, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल सबसे ऊपर चलते हैं, स्पोरेंजिया बीजकोश युक्त होता है। मेन इसी में स्पोर्स हैं, स्पोर कंटेनिंग पार्ट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। इसके भीतर स्पोर बीजाणु रहते हैं जो कि जनरली डिप्लॉयड हैं, लेकिन मियोसिस के बाद हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाते हैं। परिपक्व होने पर स्पोरों को बाहर छोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर ओपरकुलम ढक्कन लगा रहता है और पेरिस्टोमियम टीथ, दंत ब्रंथ पाए जाते हैं। ये लंबा, पतला और बेलनाकार होता है। सीटा कैप्सूल को ऊपर उठाने का काम करता है, प्रकाश तक लेकर जाता है और लचीला होता है। तो ये सीटा के करैक्टर हैं। और फूड सबसे नीचे है, ये गेमेटोफाइट में धंसा रहता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है, एंकरेज करवाता है और कंडक्शन का कार्य करता है।
ये सामान्यतः छोटा और अविकसित होता है, बहुत ही छोटा है और अविकसित टाइप का है। ये स्ट्रक्चर आपने देखे। अब हम आगे बात करेंगे कैप्सूल के स्ट्रक्चर की। ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट का कैप्सूल है वो वास्तव में कैसा होता है। ये कैप्सूल की संरचना आपके सामने बनी हुई है, तो संरचना को देखते हुए इसका अध्ययन करते हैं और डिस्कशन करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपके सामने इसका रखा हुआ है। देखिए, कैप्सूल कोश ये स्पोरोफाइट का स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट है, यानी कैप्सूल में ही स्पोर बनकर आते हैं। इसका शेप कैसा होगा? अर्ध शेप, यानी कलश की तरह होगा, जैसे कलश रखा हुआ होता है। सिलिंड्रिकल, नलाकार है। वॉल लेयर्स, इसकी भित्ति की परतें कौन कौन सी हैं? तो इनमें देखिए, एपिडर्मिस सबसे बाहर, जनरली हमें मालूम है एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है, सुरक्षा देगी, बाहर से प्रोटेक्ट करेगी। एक्सोथीशियम, इसके बाद एक्सोथीशियम मिलेगी, बाह्य मध्यस्थत्वचा। एंडोथीसियम, आंतरिक मध्यस्थत्वचा इसमें देखने में पाई जाती है, जो कि हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि पानी मिलेगा तो ये फटेगी। कब? जब इसका लिबरेशन करना होगा, मतलब स्पोर को बाहर निकालना होगा। टेपिटम, कोशी ऊतक, आपने हायर में भी पढ़ा होगा। हायर प्लांट्स में टेपिटम जो होता है स्पोर्स को नरिशमेंट देने का काम करता है। स्पोर शैक यानी मिडिल लेयर, बीजाणु कोष परत, ये मिडिल लेयर बीचों बीच में है, जो कि बीजाणु परत का काम करेगी। देन कॉलुमेला, स्तंभिका, कैप्सूल के अंदर मध्य में स्थित एक स्ट्राइल स्तंभ होता है। देखिए, कॉलुमेला स्ट्राइल होता है, इससे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। स्पोर सेप को सहारा दे रहा है केवल। ओपरकुलम ढक्कन जैसी संरचना सबसे ऊपर की तरफ है, अभी इसके स्ट्रक्चर में देख लेंगे। कैप्सूल के शीर्ष पर ढक्कन की तरह संलग्न संरचना को ओपरकुलम कहते हैं, जो परिपक्व होने पर गिरकर स्पोर को बाहर निकालने के लिए मार्ग देती है। मॉसिस में प्रायः ये उपस्थित है। अगर इस तरीके से मान लीजिए ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये ढक्कन की तरह संरचना है, जो कि बाद में बंद हो जाती है और लिबरेशन के टाइम खुल जाती है। इस तरीके की संरचना इसमें पाई जाएगी, जो कि ओपरकुलम कहलाती है। देन एपोफाइसिस, आधार फूला भाग, कैप्सूल का निचला भाग फूला होता है, जहाँ पर सीटा जुड़ा रहता है, एपोफाइसिस बोला जाएगा। एनुलस, एनुलस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कैप्सूल और सीटा को मिलन स्थल पर एक वलयाकार संरचना कुछ मॉसिस में देखने को मिलती है, जो कि एनुलस कहलाती है। अब इसी को हम इस चित्र में देख लें। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द कैप्सूल जब देखते हैं, ओपरकुलम ढक्कन मैंने बताया था सबसे ऊपर की तरफ एक लिड की तरह है, जो कि इसको बंद कर देता है, और एट द टाइम ऑफ लिबरेशन ऑफ द स्पोर जब बिखराव होना होता है तो ये खुल जाता है। उसके जस्ट नीचे एनुलस है, वलयाकार संरचना जो अभी बताई थी, कुछ मॉसिस में देखने को मिलती है। पेरिस्टोमियम टीथ, ये पेरिस्टोमियम टीथ होते हैं जैसे इसके नीचे। एंड फिर इसकी जो संरचना में जो वॉल लेयर्स हैं, एपिडर्मिस सबसे बाहर, फिर एक्सोथीसियम, एंडोथीसियम, टेपिटम जो कि नरिशमेंट पोषण देती है, स्पोर सेक मिडिल लेयर ये है। ये कैप्सूल की वॉल में इतनी संरचनाएँ मिलती हैं। कॉलुमेला आपको बताया सबसे नीचे था, और एपोफाइसिस एट द बॉटम सबसे बिल्कुल नीचे है, फिर सीटा शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपसे एक बात पूछेंगे कि मैंने यहाँ पर एक इस स्पोरोफाइट में भी एक ऐसी संरचना बताई थी जो कि हैप्लॉइड होती है, क्या आपको याद है? बताइए जी। आगे हम बात करेंगे पेरिस्टोमियम टीथ की। पेरिस्टोमियम टीथ कैप्सूल के मुख पर दांत की तरह संरचना है। ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक फिर वही बात है कि ये वाटर की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाते हैं और लिबरेशन करते हैं। शुष्क अवस्था में फैलते हैं और नम अवस्था में मुड़ जाते हैं, जैसे कि स्पोर बाहर निकल रहे होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन कैसे बनता है? मियोसिस के द्वारा, डिप्लॉइड सेल 2n, मियोसिस के द्वारा टेट्राइड यानी कि 4 सेल्स बनाते हैं जो कि अप्लाइड होते हैं। स्पोर सेल बीजाणु कोश परत की कोशिकाओं में डिप्लॉइड 2n कंडीशन में होते हैं, जो कि बाद में मियोसिस के द्वारा अप्लाइड n सेल्स बनाते हैं। आपको मालूम है कि मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? टोटल 4 सेल्स बनते हैं, जो कि टेट्राइड कहलाता है। प्रत्येक टेट्राइड में 4 हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। परिपक्व होने पर स्पोर मुक्त कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये हैप्लॉइड
स्पोर्स देखिए बनकर आए। अब इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट की तुलना कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में देख लीजिए दोनों की कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन इसकी क्या अवस्था होगी। गैमेटोफाइट डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, वेल नोन, आराम से आप समझ सकते हैं। उत्पत्ति गैमेटोफाइट स्पोर से बनकर आता है, जो कि स्पोरोफाइट के कैप्सूल से लिबरेट होते हैं, एप्लाइड स्पोर वो जर्मिनेट होते हैं, उनसे गैमेटोफाइट बनकर आता है। जबकि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, यानी कि एंथ्रोसाइट जो मेल स्पर्म है वो एग से फ्यूज़ होता है, जायगोट बनाता है, उस जायगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। डोमिनेंट कौन सा है? डोमिनेंट है गैमेटोफाइट, और सबऑर्डिनेट यानी इस पर डिपेंड होता है डोमिनेंट गैमेटोफाइट पे, दैट इज स्पोरोफाइट। स्ट्रक्चर बड़ा, हरा और स्वतंत्र गैमेटोफाइट है, छोटा, अल्पजीवी और गैमेटोफाइट पर आश्रित ये आपका स्पोरोफाइट है। पूरी तरह से स्वतंत्र होता है गैमेटोफाइट, जबकि स्पोरोफाइट डिपेंड होगा गैमेटोफाइट पे। सपोशी है क्योंकि ग्रीन होता है, अपना फूड खुद बनाता है गैमेटोफाइट, जबकि स्पोरोफाइट परपोशी यानी कि गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन को लेता है। गैमेटोफाइट थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम बात करें मॉस के केस में पत्ती जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, और इसमें डेवलप्ड ऊतक के स्तर तक की कंडीशन मिलती है गैमेटोफाइट में। जबकि स्पोरोफाइट में फूड, सीटा एंड कैप्सूल तीन कंडीशन देखने को मिलती हैं। तीनों के बारे में बात की। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अप्लाइड इन केस ऑफ गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉयड इन 2 एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ स्पोरोफाइट। धीरे धीरे लंबे समय तक कौन रहता है? स्पोरोफाइट कंडीशन नहीं होगी, वो शॉर्ट टाइम तक रहेगी, गैमेटोफाइट लंबे टाइम तक रहेगी। गैमेट का निर्माण गैमेटोफाइट, स्पोर का निर्माण स्पोरोफाइट। नेक्स्ट साइकिल देख लीजिए, जो ब्रायोफाइट की साइकिल है, इसको सिंपली आप ऐसे समझिएगा। स्पोरोफाइट में स्पोर का मियोसिस हुआ, मियोसिस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पोर्स बने, हैप्लॉइड स्पोर्स 4 नंबर में, फ्रॉम 1 सेल 4 सेल्स यानी टेट्राइड बन के आता है, और ऐसी तरीके से जितने भी स्पोर सेल्स होंगे उनके 4 गुना स्पोर्स बनकर रहेंगे हैप्लॉइड स्पोर। वो स्पोर मियोसिस की प्रोसेस के बाद बनकर आते हैं, और उनसे जर्मिनेशन अंकुरण होगा। देन आफ्टर प्रोटोनिमा बनेगा, पहली संरचना प्रोटोनिमा होती है, हैप्लॉइड संरचना, जो बाद में गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। अगर थैलस है तो थैलस की संरचना बनाएगी, और अगर मॉस है तो उसी तरह लीफी स्ट्रक्चर, और गैमेटोफाइट का लीफी स्ट्रक्चर, जिसमें कि बाद में फूड सीटा कैप्सूल अटैच हो जाते हैं। अब इसमें जो सेक्शुअल पार्ट है, वो सेक्शुअल पार्ट अगर सिंपल टाइप का थैलस है तो उसमें भी, और स्पोरोफाइट वाला थैलस है स्ट्रक्चर है तो उसमें भी एंथ्रीडियम होगा और आर्चिगोनियम होगा, नर और मादा। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड निकलेगा, आर्चिगोनियम से एग निकलेगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और निषेचन के बाद जायगोट बनेगा जो कि ट्यूबन होगा। अब यहाँ पर आपका गैमेटोफाइट जो स्टेज है वो फिनिश हो जाती है, और स्पोरोफाइट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है डिप्लॉयड। जो देखिए इस साइड में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, इस साइड में स्पोरोफाइट स्टेज है। अब स्पोरोफाइट स्टेज में जायगोट बना, फिर स्पोरोफाइट फूडसीटा कैप्सूल के कैप्सूल में जाकर ये जाइगोट फर्दर डिवीज़न करेगा और मल्टीपल नंबर ऑफ स्पोर बना के देगा। वो स्पोर डिप्लॉयड होंगे, कब तक डिप्लॉयड रहेंगे? जब तक उनमें मियोसिस नहीं होती है। स्पोरेंजियन कैप्सूल हैविंग द डिप्लॉयड नंबर टाइप ऑफ स्पोर्स, दीज स्पोर्स आर डिवाइडेड बाय मियोसिस, और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। जब हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे यहाँ पर स्पोरोफाइट स्टेज खत्म हो जाती है और गैमेटोफाइट स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ओके, नाउ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। टेरिडोफाइटा में पहली बार डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का उद्भव हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पोरोफाइट पर कोष कैप्सूल विकसित होने से स्पोर्स की उत्पत्ति संभव हुई, यहाँ स्पोर्स भी बने, एम्ब्रियो का विकास हुआ, बहुत सिंपल टाइप का है लेकिन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, और जाइगोट से एम्ब्रियो बन सकता है ये पता लगा।
ये क्रम आगे चलकर वेस्कुलर प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में देखने को मिला। एक्चुअल में ब्रायोफाइट्स तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता है, लेकिन इसमें जो ज़ायगोट है उसकी कंडीशन को देख के हम ये कह सकते हैं एम्ब्रियो ज़्यादा प्रोटेक्टेड कंडीशन में रहेगा, जो कि आगे चलकर एम्ब्रियोफाइटा में आएगा। ब्रायोफाइटा के बाद एम्ब्रियोफाइटा स्टार्ट होता है। ब्रायोफाइट्स को लैंड प्लांट्स कहा जाता है, और एक तरीके से हमें मालूम है ये वाटर और वाटर के बाहर दोनों कंडीशन मिलती है, तो इसको एम्फीबियंस भी बोला जाता है। ये इसका एक एवोल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, पानी से प्लांट्स ज़मीन पर आए टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। अब की पॉइंट्स इसके देख लें। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, दोनों के बारे में काफ़ी चर्चा की कि लॉन्ग लास्टिंग है या शॉर्ट लिव्ड है। दोनों पीढ़ियों का क्रमिक परिवर्तन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब स्पोरोफाइट फॉलोड बाय द गैमेटोफाइट। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन। तो ये सब था ब्रायोफाइट्स के, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट के बारे में। ये आपने चैनल बायोलॉजी विद सुरजीत सर चैनल पर देखा। अगर आपको ये लाभप्रद लगा, आपको इससे फ़ायदा होता है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही और वीडियोस भी मिल जाएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।